नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली वोडाफोन आइडिया में ना सीधा 83% की गिरावट आ सकती है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का एनालिसिस बोलता है। एक्चुअली क्या हो रहा है मार्केट में, मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं। हम पहले डिस्कस करेंगे आज के दिन में क्या हुआ। 6 सितंबर 2024 का एनालिसिस यहाँ पे बोल रहा है मार्केट का कि ये जो गिरावट है ना, ये एक दिन की गिरावट है, ये सिंगल डे की कैंडल है। आप यहाँ पे दे सकते हो, बहुत तगड़ी गिरावट ऑलरेडी आज एक दिन में आ चुकी है। सो अगर आप आज का एक दिन का फॉल अगर कैलकुलेट करो तो आपको पता चल जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली मोर देन 14% का क्रैश आ चुका है आइडिया वोडाफोन के अंदर। ओवरऑल हम अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में इतनी ज़्यादा बड़ी गिरावट बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम निफ्टी के गिरावट की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज के दिन में ओवरऑल अगर हम गिरावट देखें तो अप्रोक्सीमेटली 0.85%, मतलब 1% की भी गिरावट ओवरऑल नहीं है जितनी आइडिया वोडाफोन में हो चुकी है। गोल्डमैन सैक्स का जो रिपोर्ट है ये बहुत तगड़े लेवल पे इंपैक्ट करता है कोई भी स्टॉक के ऊपर, ये यहाँ से क्लियरली इंडिकेट हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ना आंख बंद करके ऐसे स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं। सर आइडिया वोडाफोन आपको पता नहीं है, मल्टीबैगर, यस बैंक आपको पता नहीं है वो मल्टीबैगर है, इसीलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या सच में सारे स्टॉक मल्टीबैगर हो गए? बिल्कुल भी नहीं। हमने सुजलॉन का डिटेल एनालिसिस किया है, उसका लिंक मैं यहां पे दे देता हूं, प्लीज जाके वीडियो देख लेना। क्यों उसके बैलेंस शीट के जो फंडे हैं वो क्लियर हो चुके हैं, बदल चुके हैं और इंप्रूव हो चुके हैं, उसके सारे रीजंस मैंने यहां पे बताए हैं। 3, 4, 5, 10 ऐसे स्टॉक मैं आपको बता सकता हूं जो बहुत ज्यादा चर्चा में थे, जो पेनी लेवल पे मिल रहे थे, मतलब 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, ये रेंज में। सो दैट बहुत सारे लोगों ने उनमें एंट्री ली थी। उनमें से यस बैंक, उनमें से ही है ये आइडिया वोडाफोन, उनमें से ही था सुजलॉन। बट आप बोलोगे अरे यार सुजलॉन तो अच्छा खासा चला गया, बट जब उनके पैरामीटर्स और जब उनके फंडामेंटल्स बेटर हो गए तब उसने परफॉर्म करना शुरू किया है। और असली परफॉर्मेंस उसने दिया है बिकॉज ऑफ चेंज इन फंडामेंटल्स और चेंज इन बैलेंस शीट। तगड़ी बैलेंस शीट हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो चुकी है। जिस वजह से वो स्टॉक गिर रहा था वो वजह अब हट चुकी है। यहां पे वो सिनेरियो अभी तक बना नहीं है। और हर एक खराब स्टॉक अच्छा बन सके इतनी कैपेबिलिटी हर एक स्टॉक में बिल्कुल नहीं होती। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें कंपेयर करना है, मतलब ये इनका टारगेट क्या दिया है इसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। सीधा 15 रुपए पे जब था ना, वहां से उन्होंने बोला था कि ये सीधा 83% क्रैश हो सकता है, सीधा ये आ जाएगा 2 रुपए के आसपास, मतलब 2.5 रुपए का एग्जैक्ट उन्होंने टारगेट दे दिया है। 2.2 का दिया था, अभी उन्होंने उसको बढ़ा के 2.5 कर दिया है। इसका मतलब 2.5 रुपए पे ये स्टॉक आ सकता है, ऐसा उनका मानना है। 300 बेसिस पॉइंट से ये 4-5 सालों में अपना मार्केट शेयर और कम कर सकते हैं, मतलब ड्रास्टिकली उनका मार्केट शेयर गिरता हुआ नीचे जा सकता है, ऐसे उनको लग रहा है। अब मजेदार चीज मैं आपको दिखा देता हूं, इनकी बैलेंस शीट क्या बोल रही है। अब इनको कंपेयर करना है ना, तो हम किसके साथ कर सकते हैं? भारती एयरटेल के साथ कर सकते हैं। पहले बात करते हैं भारती एयरटेल के बारे में, जिनके ऊपर उन्होंने भी कुछ एनालिसिस दिया है। भारती एयरटेल फिलहाल ट्रेड कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 1540 के आसपास। इनके टारगेट उन्होंने 1700 तक दे दिए हैं। उनको लगता है कि भारती एयरटेल में अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। एक बुलिशनेस उनको यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड और इंक्रीज इन मार्केट शेयर। कंसिस्टेंटली ये मार्केट शेयर अपना बढ़ा रहे। अब यहाँ पे एनालिसिस करने वाली बात ये आ जाती है कि ऑलरेडी इसका पी रेशो 77 पे नजर आ रहा है। अब ये पी रेशो में भी इसी लेवल पर अगर स्टॉक रहा ना तो थोड़ा कम आ सकता है। रीजन बिहाइंड दैट, आरपू इनका बढ़ गया है। आप बोलोगे आरपू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जब बढ़ता है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था अंबानी साहब को कि आपने टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए और आपके बेटे के शादी का खर्चा आपने निकाल लिया, बट यहाँ पे सभी ने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। सो दैट होगा ये कि उनके प्रॉफिट मार्जिन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ईपीएस बढ़ने वाला है। जितना ईपीएस बढ़ेगा उतना ज़्यादा पी नीचे आने वाला है, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस कोई एग्रेसिवली तो बढ़ने वाले नहीं है। एक बार इन्होंने सैटेलाइट्स के कंट्रोल्स अपने पास ले लिए, सैटेलाइट्स खरीद लिए, उसका पेमेंट कर लिया, तो उससे और ज़्यादा बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। वही मेजर इनका एक्सपेंस होता है, बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट आपको तो पता ही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। 52%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, विच इज रियली ग्रेट। अब मजेदार चीज ये है कि 78,000 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जहां पे ये जेब में बचा लेते हैं सब कुछ काट कुटाकर 12,000 करोड़ के आसपास फिलहाल मैं अभी बात कर रहा हूं। इसका मतलब 12,000 करोड़ हर साल मेरे जेब में जाएंगे
आई कैन यूज दिस कैश फॉर कैपेक्स एंड मोर एक्सपेंशन, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीजें होती है, उसके लिए ये पैसा ये लोग यूज कर सकते हैं। नई नई चीजें लॉन्च कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे 4G गया, 5G आया, 2G, 3G, 4G, 5G, अब 6G के ऊपर भी काम चल रहा है। भले 5G अभी तक अच्छे से नहीं चल रहा है, फिर भी 6G के ऊपर काम चल रहा है, बट उसके लिए कैपेक्स की जरूरत होती है, और वो पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। सो फिलहाल 3 ही प्लेयर है, जियो, एयरटेल और ये आइडिया, वोडाफोन। BSNL को थोड़ा साइड में रख देते हैं। BSNL अभी थोड़ा सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, आगे आने की कोशिश कर रहा है, बट क्वालिटी जेन्युइनली उनकी सुधरी है, कुछ इंप्रूवमेंट उन्होंने करे हैं। अगर आप BSNL यूज करते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। मैं पर्सनली यूज नहीं करता, इसीलिए मैं जानबूझ के कोई कमेंट नहीं करना चाहता, और गलत कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं मुझे करनी है, सो दैट आपके मुंह से मुझे सुनना है कि जेन्युइनली BSNL ने खुद में इंप्रूवमेंट करी है या बिल्कुल नहीं करा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का जो बोरोइंग है ना, हम बात कर रहे हैं कौन से स्टॉक की, एयरटेल की। सो यहाँ पे इनके जो बोरोइंग्स है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 2,15,000 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे रिजर्व है उनके पास 79,000 करोड़। सो ये गया इनका, चलो शेयर्स के बारे में हो गया, बट बोरोइंग भाई साहब बहुत ज्यादा है, 2,15,000 करोड़ का बोरोइंग है। बट एक मजेदार चीज मैं आपको बता देता हूं, इनका इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखो ना, 31,000 करोड़ के इनके इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज में हो सकते हैं, या आप बोल सकते हो स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में। मेरे पास तो नहीं आई है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट आप आ सकते हो। इस नंबर पे कॉल करो, इन्वेस्टमेंट की जर्नी अब भी शुरू करना, क्योंकि इतना डीप एनालिसिस करके ही हम स्टॉक का चयन करते हैं और आपके लिए एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कैश इक्विवेलेंट सिर्फ 16,000 करोड़ है। आप बोलोगे सिर्फ 16,000 करोड़ को सिर्फ बोल रहे हो? बिल्कुल सिर्फ बोल रहा हूँ। रीजन बिहाइंड दैट कि कंपनी को अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली कंपनी कमाती कितना है, 1.5 लाख करोड़ कमाती है हर साल। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 लाख करोड़ तो ये 2021 से कमा रहे। इसका मतलब इतना पैसा कमाने के बावजूद मेरे जेब में कैश इक्विवेलेंट सिर्फ 16,000 करोड़ है, विच इज रियली लेस। तो और ज्यादा होने चाहिए थे, और ये इतना ज्यादा नहीं होता तो भी चल जाता, 16,000 करोड़ भी मान लेते। बट दिक्कत यह है कि कंपनी के बैलेंस शीट पे बोरोइंग बहुत ज्यादा दिख रहा है, 2.25 लाख करोड़ के आसपास इनका बोरोइंग है, विच इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। अब सिर्फ यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, बट थोड़ा कम होने से पहले बहुत ज्यादा बढ़ भी गया था ना। यहाँ पे 1,69,000 करोड़ से सीधा 2.25 लाख करोड़ हुआ था, फिर 2,15,000 करोड़ के आसपास आया था। इसका मतलब इतना ज्यादा कुछ ड्रास्टिकली ड्रॉप नहीं आया है, और ज्यादा ड्रॉप आना चाहिए, बट फिर भी कंपनी सर्वाइव कर सकती है। रीजन बिहाइंड दैट कि कंपनी के पास जो भी इंटरेस्ट जा रहा है वो 22,000 करोड़ है। बहुत बड़ी अमाउंट एज ए इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, दैट इज कि सीधा आपको 22,000 करोड़ बाजू रखना होगा हर साल। अगर वो नहीं रखोगे तो इंटरेस्ट नहीं जाएगा, फिर डिफॉल्ट कर जाओगे, फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। एक प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नजर आती है, बट इनकम उतना है तो मैं EMI पे कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बट एक चीज मुझे हर बार इसमें खटकती है, वो चीज ये है कि इनकी सेल्स ग्रोथ, भाई साहब सिर्फ 14% से आप ग्रो कर रहे हो पुराने 3 सालों में। क्योंकि पुरानी डेवलपमेंट तो छोड़ ही दो, मतलब 10 साल 5% से कर रहे हैं, 5 साल से 13% से कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 3 साल से, जहां से इंटरनेट बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हुआ है मार्केट में, बहुत ज्यादा हर जगह फैल चुका है, सबको जरूरत है, फिर भी आपकी सेल्स ग्रोथ सिर्फ 14% है। इसका मतलब जिस तरीके से स्टॉक में ग्रोथ हो रही है और इसका PE बढ़ रहा है, वो जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं करता। बट एक चीज है, मोनोपोली है जियो और एयरटेल की, इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स के प्राइजेस हेवी PE होने के बावजूद भी लोग बाय करेंगे और ज्यादा PE बढ़ता जाएगा। ये ऑलवेज आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे ही परचेस करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये कैटेगरी वाला टेलीकॉम वाला स्टॉक कभी भी आपको 5, 10, 15, 20 PE पे मिलने वाला है। नो डाउट जब भी मार्केट कोई बहुत बड़ा क्रैश हो जाएगा, सारा मार्केट नीचे आएगा, तब कुछ चीजें हो सकती हैं, बट मेरे हिसाब से अभी कुछ ऐसा मांजरा मुझे तो नहीं देखने मिलता। बट ये सारी चीजें सेम यहाँ पे है क्या, वोडाफोन आइडिया में हम कंपेयर करेंगे। इनकी सेल्स ग्रोथ देखो, जहाँ पे एयरटेल में मुझे सेल्स ग्रोथ दिख रही थी 14%, 15%, यहाँ पे 0.5%, ऑलमोस्ट ग्रोथ नहीं है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मार्केट शेयर इंटैक्ट है। जो भी प्राइस की ग्रोथ मैं बोल रहा हूं, अभी यहाँ पे एक चीज देखने लायक है, ये सेल्स ग्रोथ आप बोलोगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस में कवर किया है कि 10 लाख क्लाइंट
आइडिया वोडाफोन को छोड़ के चले गए, एयरटेल में गए, जियो में गए, ये हमने बातें करी है। इसका मतलब क्या है, एडिशन नहीं हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, कम हो गए लोग। देन व्हाई आई एम सेइंग कि 5 साल की सेल्स ग्रोथ 2.5% 3% है, या इधर आधा परसेंट 3 साल की सेल्स ग्रोथ है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो रेट्स है वो रेट बढ़ रहे हैं। भले मेरा क्लाइंट बेस कम हो रहा है, आज मेरे पास 1 करोड़ क्लाइंट है, उसके 80 लाख हो गए, 20 लाख चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले मैं 100 रुपए चार्ज कर रहा था, अभी मैं 130 रुपए चार्ज कर रहा हूं। सो टोटल रेवेन्यू जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से सेल्स ग्रोथ रेवेन्यू से कैलकुलेट करी जाती है, ना कि क्लाइंट बेस से। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर समझो ये सेल्स करते हैं, कितना करते हैं, क्वार्टरली सेल्स छोड़ दो, ईयरली सेल्स हम देखते हैं 42,000 के आसपास का ये सेल्स करते हैं। अगर इनके पास एक ही क्लाइंट हो और वो क्लाइंट इनको 50,000 करोड़ दे दे, तो इनकी सेल्स में ग्रोथ ही नजर आएगी, क्योंकि क्लाइंट सारे चले गए, समझो एक ही क्लाइंट बच गया, बट वो 50,000 करोड़ दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इनकी सेल्स में ग्रोथ हो रही है, ये सिंपली कंसिडर किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट कैप तो उनका बढ़ ही रहा है, मेजरली मुझे ये बताना है कि ईपीएस वगैरह इनका माइनस में है, अर्निंग पर शेयर माइनस में है। अब हम कंपेयर करते हैं एयरटेल से, इसका अभी फिलहाल सिचुएशन स्टेटस क्या है, जहां पे एयरटेल 52% प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहा है, ये लोग 40% प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे हैं। अब ये प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा बढ़ सकता है, रीजन बिहाइंड दैट, और ज्यादा कम हो सकता है, रीजन बिहाइंड दैट, कि जब बढ़ेगा तब क्लाइंट बेस बढ़ना चाहिए, तभी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि सैटेलाइट की कॉस्ट इन्होंने दे दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इनका बिल्ट है, कैपेक्स ऑलरेडी कर रखा है, बहुत सारी चीजें चल रही है। 100 यूजर की जगह अगर 150 यूजर हो जाते हैं तो इतना ज्यादा कैपेक्स करने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा कैपेक्स इनको करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेंडिंग और करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए स्टॉक में आप इस देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सो केस मैंने क्या बोली, जब इनके क्लाइंट्स बढ़ेंगे तब। दूसरी केस होनी चाहिए कि इनके टैरिफ्स बढ़ने चाहिए। अगर ये अपने रेट्स बढ़ा देते हैं तो फिर से इनके प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ नजर आ सकती है, बट ये बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली एयरटेल भी बढ़ा देगा, उसके प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू आइडिया वोडाफोन। सो दैट इनको क्या करना होगा, और ज्यादा क्लाइंट एक्वायर करना होगा, तभी इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। यहां पे हमें पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे इंटरेस्ट ये लोग 24-25 हजार करोड़ पे कर रहे हैं, वहां पे एयरटेल इनसे कम पे कर रहा है, 1,000-2,000 करोड़। इसका मतलब ये है एयरटेल 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करते हुए भी ये इनसे कम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, 42,000 करोड़ का सिर्फ इनका बिजनेस है, वहां पे 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस है, फिर भी ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इतना ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से ये लोग 29,000 करोड़ लॉस कर रहे हैं, 31,000 करोड़ का लॉस कर रहे हैं। इसी बैलेंस शीट को कंपेयर कर सकते हो आप टाटा मोटर के साथ। टाटा मोटर ने क्या किया, जेएलआर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू किया, जो उनका वीकनेस था उसी को इन्होंने स्ट्रेंथ बना ली और उसी ब्रांड को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया। अगर ये सेम चीज अगर ये कर सकते हैं तभी ये पॉसिबल है। अब इसमें दिक्कत मैं आपको बता देता हूं कि मल्टीपल ब्रांड, मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल पार्टनर्स एक कंपनी में आ चुके हैं। इसीलिए बिरला साहब ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे कि चलो मैं इसमें 25,000, 30,000, 50,000 करोड़ लगा देता हूं तो कंपनी को ग्रो कर लेता हूं। ये मंशा इनकी मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही। इसका मतलब क्लियर है कि कंपनी में पैसा डालेगा कौन, डूबती हुई नैया में कौन सवार होना चाहेगा, और इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी कोई नहीं ले रहा है। अब मजेदार चीज मैं आपको और ज्यादा दिखाना चाहता हूं कि और क्या हो सकता है। पहले दिमाग में आपके क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जेन्युइनली इस कंपनी में ग्रोथ आ सकती है, ऐसे आपको लग रहा है? क्यों आएगी, क्यों आएगी? रीजन बिहाइंड दैट कि आप एयरटेल जियो छोड़ के आइडिया वोडाफोन यूज करेंगे क्या? जेन्युइनली आप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अगर आपको प्रोडक्ट कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, आपको सर्विसिंग कन्विंसिंग नहीं लग रही है, तो किस साइड से, किस एंगल से आप बोल सकते हो कि इसमें ग्रोथ आ सकती है? वो थोड़ा सोचने वाली बात है। अब आगे और कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं, इक्विटी कैपिटल्स क्या बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 50,000 पॉजिटिव में है, 50,000 करोड़, ये सारे आंकड़े करोड़ में है, और यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ माइनस में है। इसका मतलब सिर्फ 1 लाख करोड़ निगेटिव में ये लोग चल रहे। इक्विटी की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे बोरोइंग देखो सीधा 2.5 लाख करोड़ का लोन है इनके ऊपर। भाई साहब 2.5 लाख करोड़, अगर ये प्रॉफिट कमा रहे होते ना
तो धीरे धीरे मैं सोच लेता कि ये नीचे आ जाएंगे, जैसे हमने एयरटेल को कंपेयर किया, अगर आपको याद होगा तो पीछे जाके भी देख सकते हो। सो उनका भी अप्रोक्सीमेटली 2,15,000 करोड़ के आसपास लोन है, जो इन्होंने 2.25 लाख करोड़ से नीचे लेके आए हैं। बट इनका एग्जाम्पल आप देखो तो ये कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट के कुछ टैरिफ्स होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ चार्जेस होते हैं, ये इनको देना पड़ता है, जो टैक्सेस है वो पे करने होते हैं, वो भी अभी सामने आके खड़े हैं। अब अगर इनके पास उतना पैसा नहीं है, फिर से डिफॉल्ट कर जाएंगे, फिर से इनकी लंका लगने वाली है, फिर से ये कोर्ट में जाने वाले हैं और वही लफड़े शुरू होने वाले हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। बट गवर्नमेंट को ये चाहिए कि तीसरा प्लेयर होना चाहिए, मोनोपोली में काम नहीं होना चाहिए, इसीलिए उनको मैक्सिमम सस्टेन कराने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए इनके ऊपर फोकस डाला जा रहा है। बट मेरे हिसाब से इतना ज्यादा फोकस करके कोई फायदा नहीं होने वाला। इनके अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं, ये आज तक हमारे पास आई नहीं, इसीलिए हमने इनका इन्वेस्टमेंट लिया नहीं। चलो जोक कर रहा हूं मैं। अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्री कुछ घंटा कुछ भी नहीं है इनके पास। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं? सिर्फ 500 करोड़ पड़े भाई साहब। 500 करोड़ में कुछ भी नहीं आता है। आप बोलोगे 500 करोड़ बहुत बड़ी बात है, नहीं है भाई साहब। इनके लिए 500 करोड़ मतलब हाथ का मैल है, बिकॉज 25,000 करोड़ का सिर्फ ब्याज देते हैं लोग। इसका मतलब बहुत ज़्यादा कैश भी रिजर्व में होनी चाहिए थी। अगर वो कैश रिजर्व भी नहीं है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर कोई नई चीज़ करनी है, कस्टमर क्यों आएगा आपके पास? कुछ नई चीज़ करोगे इसीलिए, अच्छा कुछ लाओगे इसीलिए, नए प्रोडक्ट लॉन्च करोगे इसीलिए, एडवर्टाइजमेंट करोगे इसीलिए, प्रोडक्ट बेटर बनाओगे इसीलिए। इन सारी चीज़ों के लिए ना पैसा लगता है। अकाउंट में है आपके? बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलना मुश्किल हो जाएगा आगे जाके, अगर क्लाइंट बेस घटते जाएंगे तो 40% जो भी मार्जिन है ना, वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ सकता है अगर कंसिस्टेंटली इनका मार्केट शेयर गिरता जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं। बात करते हैं प्रमोटर्स की, सिर्फ 37% बचा हुआ है। अगर हम 2021 से बात करें ना भाई साहब, मैं 21 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 4 साल पहले जा रहे हैं हम लोग, 3 या 4 साल बोल सकते हो। वहां पे इनका मार्केट शेयर 72% था, अब 37% बच चुका है। कुछ भी नहीं बचा है, खत्म, टाटा बाय बाय। जहां पे 20% मार्केट शेयर किसके पास गया? रिटेलर के पास जा चुका है। गवर्नमेंट ने 23% उठा लिया है। इसका मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा देना ये लोग बाकी थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेक उठा रखे हैं। जब तक गवर्नमेंट को अच्छा रेट नहीं मिलता, गवर्नमेंट बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। गिरते हुए स्टॉक में वो बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, और गवर्नमेंट को कोई हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होती है। सो मेरे हिसाब से और थोड़ा थोड़ा करके, आप यहाँ पे अगर आप देखो ना, 33% इनके पास थे, फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा बेच करके 23 तक आ गए, मतलब 10% बेचा। किसको बेचा? रिटेलर के गले में डाल दिया। गवर्नमेंट ने भी पैसा उठा लिया, कहां से? रिटेलर के पास से। रिटेलर को लगता है मल्टीबैगर होगा, इसीलिए रिटेलर्स दौड़ दौड़ के इसमें जाके इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईज देखो, प्रमोटर की एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज सिर्फ 4.5%, 4.5% के आसपास इनके पास स्टेक बचे हैं। बाकी सब अलग अलग कंपनियां हैं। वोडाफोन के पास मतलब 2.5% वगैरह है। तो अगर बिरला साहब पैसा डाल सकते, एक ही बंदा यहाँ पे पैसा डाल सकता है, वही बिरला साहब, उनके ही स्टेक बहुत ज्यादा कम है। तो 3-4% में कौन खेलता बैठेगा, जिसकी प्राइस की भी वाट लगी पड़ी है। सो उससे बेटर है कि जो ग्रासिम वगैरह बाकी सारे प्रोडक्ट उनके बढ़िया चल रहे हैं, वहां पे फोकस करे और उनको ग्रोथ कराने में कंपनी की हेल्प करे। मुझे लगता है ऐसा उनका मानना होगा। और बीच में इनके जो भी स्टेटमेंट आए थे ना, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। उनको इस कंपनी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लग रहा था। बाकी आपके ओपिनियन क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सच में स्टॉक 2.5 रुपीज तक जा सकता है क्या? एक बार मुझे आप बता देना। अगर जाता है तो फिर से एक बार एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि अब ये इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। अभी फिलहाल एज पर गोल्डमैन सैक्स इससे दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत तगड़े लेवल पे ये क्रैश हो सकता है। बी केयरफुल, अननेसेसरी होल्ड करके मत रखना, ऐसे मुझे लग रहा है। बाकी और कौन से स्टॉक के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बता देना। 2 वीडियोस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। सुजलॉन का भी है, उसके साथ साथ एनालिसिस भी है बैंकिंग का। दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस है, एक बार गो थ्रू कर लेना। वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका प्यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।